बारे में एक पूरा शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा एक शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पूरा डिस्कशन करेंगे हम डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीति आयोग। नीति आयोग मतलब नीति जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है हमारे सिलेबस में कि द फुल फॉर्म ऑफ नीति। तो देखिए, स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये क्वेश्चन कई बार वन ऑप्शन में आ जाता है कि नीति स्टैंड फॉर, तो इसको चेंज कर करके दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए पॉइंट में दे दिया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फिर दे दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इसको चेंज कर दिया जैसे इंडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, या कुछ भी मतलब चेंज करके इसको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आया हुआ भी है बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सेकंड, फिर आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वाज इट इस्टेब्लिश, ये भी एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। तो 1 जनवरी 2015। तो प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1950 में। नीति आयोग कब हुआ? 2015। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा अभी आपको याद में रखना है। एंड देन उसके बाद प्लानिंग कमीशन कितने ईयर्स रहा? 65 ईयर्स। नाउ नीति आयोग विल ऑल्सो बी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के भी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे क्या है? चेयरपर्सन है। उस टाइम में प्लानिंग कमीशन के जो स्टैब्लिश हुआ था उस टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जैसे जो करंट जो भी पीएम रहे हैं वो हमेशा उसके चेयरपर्सन रहे हैं। तो ये चेयरपर्सन इज द सेम, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद हम चलते हैं मेन एम, कि नीति आयोग को स्टैब्लिश करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि प्लानिंग कमीशन तो ऑलरेडी था, तो नीति आयोग को लाने की क्या जरूरत पड़ी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका जो मेन एम्स है, वैसे तो बहुत सारे एम थे, बट मेन एम जो हमने कवर करने की कोशिश की है वो देखो बेसिकली क्या है कि प्लानिंग कमीशन था वो कमांड इकोनॉमी पे बेस्ड था, मतलब वहाँ कमांड दी जाती थी। प्लानिंग कमीशन एक कमांड इकोनॉमी था, मतलब एक कमांड इकोनॉमी मतलब वो ऑर्डर्स पे बेस्ड था, ठीक है। जबकि हमारी जो कंट्री है वो एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। इसका मतलब कि हमारी कंट्री के अंदर जैसे प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, प्लान्स बनाते थे और वो फोर्सफुली हर स्टेट को बोला जाता था कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। अब आप जो प्लान बना रहे हो बिना डिस्कस किए ऑफ स्टेट्स और ग्राउंड लेवल पे, तो वो जरूरी नहीं कि सब पे इम्प्लीमेंट होंगे उनका रिजल्ट आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक टॉप अप अप्रोच थी वो, तो वो कमांड इकोनॉमी में सक्सेसफुल हो सकता था। बट इंडिया क्या एक डेमोक्रेसी है और हमारी कंट्री एक डाइवर्सिटी है, हर स्टेट्स के अलग अलग लिमिटेशन है, अलग कल्चर है, अलग चीज़। तो इसलिए जो एक सेंट्रलाइज प्लानिंग थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, एक आउटडेटेड हो गई और वो इतना सक्सेसफुल नहीं रही। तो इसीलिए नीति आयोग को हमें लाना पड़ा। और नीति आयोग की जो अप्रोच है वो बेसिकली सेंट्रलाइज नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले सारे सीएम जो होते हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद प्लान फॉर्मुलेट होते हैं। इवन नॉट सीएम, हर लेवल पे, जैसे हमारा जो सिस्टम है फेडरल इकोनॉमी है, तो फेडरल इकोनॉमी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो और स्टेट्स पे होते हैं। तो इसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट भी हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब हर लेवल को इसमें डिस्कस किया जाता है, ग्राउंड रियलिटी को चेक किया जाता है, एंड देन प्लान्स एंड प्लानिंग्स और वो फॉर्मुलेट होती है और वो इम्प्लीमेंट होते हैं, तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता। तो यही मेन रीज़न था। तो देखिए डाइवर्सिफाइड कंट्री है in the phase economic development and the government aim to transforming the development agenda of India with the help of Niti Aayog, and the government has decided to set up the Niti Aayog। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो इसलिए क्या है कि इसमें इट्स स्टेट्स आर डिफरेंट, क्या होते हैं, फेजेस और इकोनॉमिक प्लानिंग। तो हर स्टेट्स की अलग अलग लिमिटेशन अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाना, यही मेन ऑब्जेक्टिव नीति आयोग का, और इसी वजह से नीति आयोग का एग्जिस्टेंस हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग क्या है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच पे फोकस है, जबकि प्लानिंग कमीशन था वो कमांड इकोनॉमी पे बेसिस था, सेंट्रलाइज प्लानिंग पे बेस था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। उसके बाद में अब इसके मेन फीचर्स, ये शॉर्ट नोट्स में इसके मेन फीचर्स भी आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला इसमें कीवर्ड्स आपको याद रखना है शॉर्ट नोट्स के लिए। सबसे पहला आपको कीवर्ड क्या रखना है, थिंक टैंक। अभी थिंक टैंक का मतलब क्या होता है, एन इंटेलेक्चुअल
इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल, मतलब जो नीति आयोग है वो जो भी डिसीजन लेता है, जो भी प्लानिंग लेता है, वो रैशनल डिसीजन लेता है, मतलब एक डेलिब्रेट डिसीजन लेते हैं, एक आफ्टर डिस्कशन के बाद में डिसीजन लेके प्लानिंग बनाई जाती है, इसलिए इसको थिंक टैंक बोला जाता है। मतलब एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है उसके बाद होता है, जबकि प्लानिंग कमीशन क्या था, कमांड इकोनॉमी था, सेंट्रलाइज था, उसमें वन साइडेड सारी चीज़ें थी, तो इसलिए इसको हम थिंक टैंक भी बोलते हैं। देन उसके बाद में सेकंड जो है वो वर्ड आपको ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड। जो नीति आयोग है वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड, मतलब हमारे यहाँ जो फेडरल इकोनॉमी है उसमें 3 लेवल होते हैं, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, और इवन विलेज तक के हमारे जो लेवल्स होते हैं, तो वहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सबका इन्वॉल्वमेंट लाना ही क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो नीति आयोग क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच पे बेस्ड है। इसका मतलब वो देखो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पंचायत राज पे, सबका इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। देन नेक्स्ट फीचर जो इसका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ द अडॉप्टेड बॉटम अप अप्रोच, और जबकि नीति आयोग क्या था, टॉप डाउन अप्रोच। तो क्या फर्क है, टॉप डाउन अप्रोच मतलब सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, प्लान फॉर्मुलेट हुआ और आपको इंप्लीमेंट करना है। अब नीति आयोग क्या है, द बॉटम अप अप्रोच, मतलब पहले ग्राउंड रियलिटी को चेक किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर डिस्कशन होता है, उसके बाद प्लानिंग बनती है। तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। प्लानिंग कमीशन का क्या हो गया, रिवर्स अप्रोच है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन था टॉप डाउन अप्रोच, सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, ये बिल्कुल बॉटम अप अप्रोच है, मतलब पहले ग्राउंड लेवल रियलिटी को चेक करके, प्रॉब्लम को चेक करके फिर पॉलिसी और प्लान्स फॉर्मुलेट होते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ। देन उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट आप है टीम इंडिया। ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, टीम इंडिया के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। टीम इंडिया मतलब यहाँ नेशनल एजेंडा पे काम होता है। इसका मतलब वन कंट्री वन नेशन, मतलब एक टीम इंडिया मतलब सारे स्टेट्स अलग अलग भी है, बट हमें एक एजेंडा रखना है कि ओवरऑल कंट्री का, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया वांट टू बिकम ए डेवलप कंट्री, तो ये एजेंडा एक हर स्टेट का, हर पर्सन का, तो वो हमें वो भी ध्यान में रखना है। मतलब टीम इंडिया मतलब हमें पूरी कंट्री का एम भी ध्यान में रखना है और हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रख के काम करना है, तो ही एक हम डेवलप कंट्री बन सकते हैं। तो ये एक नीति आयोग का मेन फोकस रहता है। देन उसके बाद में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नेक्स्ट की वर्ड क्या है हमारे लिए। अब इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब पार्टिसिपेशन, और इसका मतलब इसमें जो भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको क्या करते हैं, हम पार्टिसिपेशन करते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि द आयोग हैज़ प्रमोट द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, enable state to have active participation in the formulation of national policy। तो जब भी कोई पॉलिसी डिसाइड होती है तो सारे स्टेट्स के सीएम पीएम के साथ क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं और वो सारा अपना एजेंडा डिस्कस करते हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इस पे कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो आई होप नीति आयोग पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए फाइनली आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका फुल फॉर्म, व्हेन वाज एस्टैब्लिश, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, और उसके बाद में उसके फीचर्स। और फीचर्स में मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए। सबसे पहला कीवर्ड आपको याद रखना है थिंक टैंक, सेकंड आपको कीवर्ड याद रखना है इंटीग्रेटेड अप्रोच, थर्ड द बॉटम अप अप्रोच, फोर्थ टीम इंडिया, और फिफ्थ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये सबको मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सारा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब नीति आयोग पे शॉर्ट नोट्स लिखना आपके लिए कोई बड़ी टास्क नहीं है, इजीली आप आराम से लिख सकते हैं। तो आई होप ये समझ में